नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। शुरुआत हमास से। कल मैंने आपको बताया था कि हमास ने रिजेक्ट कर दिया था, बिल्कुल सीधे सीधे मना कर दिया था कि हम ऐसा कोई भी प्लान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें हमको हथियार रखना पड़े, जिसमें हमको पूरी तरह से हथियार छोड़ने पड़े। एक और खबर आपको देता हूं जिस खबर पर कहीं बात नहीं है। इंटरनेशनल अखबारों में आप ज्यादातर यह खबर पाएंगे नहीं, इंडिया के अखबारों की तो बात ही छोड़ दें। एक प्रपोजल और दिया गया था हमास के लोगों को। तकरीबन 300 हमास मेंबर्स से कहा गया था, जो सीनियर हमास के मेंबर हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे कहा गया था कि डॉलर 20 बिलियन, यानी 20 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर जो हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। शर्त बस इतनी है कि आप गजा छोड़ के चले जाइए, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, जिस अरब मुल्क में आप रहना चाहेंगे वहां पर आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी और अपनी जिंदगी पूरी अय्याशी के साथ, मस्ती के साथ गुजारिए। बस फलस्तीन की आजादी की बात भूल जाइए, हमास को छोड़ दीजिए, हमास नहीं बल्कि गजा को भी छोड़ दीजिए और चले जाइए फलस्तीन के बाहर। 300 ऐसे लोग जो हमास के लीडर्स हैं। अमाउंट मैं फिर से दोहरा दूं, 20 बिलियन डॉलर। अगर 20 बिलियन डॉलर पता नहीं एक एक आदमी को मिलना था या पूरे 300 लोगों को मिलना था, हम मान लेते हैं पूरे 300 लोगों को 20 बिलियन डॉलर देने की बात की गई, तो भी एक आदमी के पास इतना ज्यादा पैसा आ जाएगा कि बिना कुछ किए सारी जिंदगी अय्याशी कर सकते हैं। अगर हमास के लीडर्स चाहते तो वहां पर लगातार खतरों का शिकार होने की जगह आराम से फलस्तीन छोड़कर चले जाते, लेकिन हमास ने सीधे सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें यह ऑफर मंजूर नहीं है कि आप 20 मिलियन डॉलर दें, वो पैसा लेकर हम फलस्तीन की आजादी की बात छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए फलस्तीन के बाहर चले जाएं। अब मैं आपको वो खबर बताता हूं जो कल या परसों आई थी, जिसमें इजराइल के अखबार कह रहे थे कि हमास में नए लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं क्योंकि फंड नहीं है, उनके पास पैसों की कमी है। जाहिर तौर पे पैसों की कमी होगी, लेकिन तब भी मैंने कहा था और अब भी कहा था कि अगर ये पैसों के लिए लड़ाई लड़ रहे होते तो कब का इजराइल इनको खरीद चुका होता, कब का अमेरिका इनको खरीद चुका होता। ये 300 लोगों के बीच में 20 बिलियन डॉलर देने की जो बात है वो भी तो रिश्वत ही है, खरीदने का ही मामला है। इतना पैसा जितना उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा और इतना पैसा जिसमें वो और उनके परिवार बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, उनके बच्चों को बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, खुद बड़े बंगले में रह सकते हैं, जिंदगी की जितनी अय्याशियां होती हैं सब कर सकते हैं। लेकिन इस पैसे के लिए उन्होंने मना कर दिया। इसलिए ऐसी खबरें जो प्लांट की जाती हैं कि हमास में लोग भर्ती नहीं हो रहे क्योंकि पैसा नहीं है, इनको पढ़ते हुए अंग्रेजी में कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये खबरें अक्सर प्लांट की हुई होती हैं। पैसों के लिए जाहिर तौर पर हमास को पैसों की जरूरत पड़ेगी अपने मेंबर्स के लिए। जब पैसों की बात चल रही है तो याह्या सिनवार को याद कर लीजिए, जो उनके आखिरी लम्हे थे। आप उनको याद कीजिए, 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, शायद एक चॉकलेट खाई थी। जो सामान उनका मिला था उसमें भी खाने पीने का कोई सामान नहीं था। बिना खाए पिए अपनी आर्मी के साथ 2 दिनों से लगातार भूखे लड़ रहे थे और शहीद हुए। पैसों के लिए लड़ने वाले और होते हैं वो जुलानी टाइप के लोग होते हैं जो कभी अमेरिका के मुखालिफ थे, अब अमेरिका के गुलाम हो गए और आराम से गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको खरीदा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि 20 बिलियन डॉलर का ऑफर जो लोग मना कर रहे हैं उनको आप खरीद सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने कहा है हम अपना हथियार नहीं छोड़ेंगे। हथियार छोड़ने का भी मतलब यही है कि पूरी तरह से खुद को इजराइल को समर्पित कर देना और उसके बाद इजराइल अगर कुछ करे तो उसको रोकने की कोई ताकत नहीं होना। और मैं आपको बता दूं ये बाद में क्यों कह रहा हूं। 2014 की यह खबर आपको मैं दिखाता हूं। 2014 में यह खबर आई थी और इजराइल के अखबार में खबर आई थी कि इजरायली पहाड़ी पर आराम से बैठे हैं, वहां पिकनिक मना रहे हैं, बियर पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या देखने के लिए? कोई स्पोर्ट्स देखने के लिए नहीं बैठे थे। गजा के ऊपर जो बमबारी हो रही थी उसको देखने के लिए बैठे थे और तालियां बजा रहे थे। इस बार भी ये बैठते और तालियां बजाते, लेकिन यमन जैसे देशों ने इनके लिए लगातार मुश्किल पैदा की है। कल रात को अमेरिका ने एक बार फिर 7 या 8 हमले किए हैं यमन के ऊपर लगातार, और उसके तुरंत बाद यमन ने तेल अवीव के ऊपर हमला किया, जिसके चलते पूरे तेल अवीव में सायरन बज रहा था। इजराइल हमेशा की तरह यही कह रहा है कि इनका कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता असर हुआ कि नहीं हुआ, हो सकता है ये इंटरसेप्ट कर लिए गए हों, लेकिन इन सायरनों के बाद
खुशी मनाने का माहौल तो नहीं रह जाता है जब आप जाकर सेफ हाउसेज में छिप जाते हैं और पूरी पूरी रात सेफ हाउसेज में पड़े रहते हैं। हर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पर आपको अपने घर से, दफ्तर से, काम से भाग के सेफ हाउस में जाना पड़ता है, वरना 2014 की तरह आप बैठकर आराम से तालियां बजा रहे होते, बियर पी रहे होते, इंजॉय कर रहे होते। एक और खबर हिजबुल्लाह से आई है, लेबनान से आई है। लेबनान से हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं नईम कासिम, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हालत में हथियार छोड़ने वाले नहीं हैं। बयान तो यह है कि कोई भी हमें हथियार छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। यह इंपॉर्टेंट बयान इसलिए है कि लेबनान के जो नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं वो भी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के हथियार छुड़ा लिए जाएं, हिजबुल्लाह के हथियार ले लिए जाएं और केवल वहां पर लेबनीज आर्मी रहे जिसकी तनख्वाह अमेरिका से आती है। तो आप समझ सकते हैं वो किसके लिए काम करेगी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस तरह से हसन नसरुल्लाह को बिल्कुल सटीक उनकी जानकारी इजराइल के पास थी कि ज़मीन के कितने नीचे हैं, क्या लोकेशन है, किस वक्त वहां पे रहेंगे, ये जानकारी लेबनान के लोगों के अलावा, लेबनान की जो कुर्सियों पर बैठे हैं या लेबनान के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं या लेबनीज आर्मी में हैं, उनके अलावा ये जानकारी कोई इजराइल को दे ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो हिजबुल्लाह विरोधी फैक्शन है लेबनान का, उन्होंने ही हसन नसरुल्लाह की हत्या करवाई थी। अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनके झंडे, उनके पोस्टर्स लगातार हटाए जा रहे हैं। इजराइल जिन इलाकों में अटैक कर रहा है वो वही इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह का असर है और ऐसे में हिजबुल्लाह के ऊपर जब प्रेशर बन रहा है तो नईम कासिम का ये बयान इंपॉर्टेंट हो जाता है। लंबे समय से हिजबुल्लाह ने लड़ाई से अपने को अलग किया हुआ है जब से सीज फायर हुआ है, लेकिन अब उसको पूरी तरह से खत्म करने की जो साजिश चल रही है उसके बरक्स वो क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान के जो अर्गाची विदेश मंत्री हैं वो इस समय गए हुए हैं रोम। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो रोम में है, रोम पहुंचने की खबर आ गई है और रोम में अमेरिका के साथ बातचीत होनी है। अब इस बातचीत में जो सबसे मौजू सब्जेक्ट है वो यही है कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान अपना बंद करेगा या नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है कि अपना यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से बंद करे। आप जानते हैं कि जब 90% तक यूरेनियम इनरिचमेंट के लेवल पर पहुंच जाते हैं तब एटॉमिक बम बन पाता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि ईरान इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। एक बहस वहां वो चलती है कि खामनेई साहब मानते हैं कि इस्लाम का जो फंडामेंटल्स हैं, इस्लाम के जो रूल हैं, उनके हिसाब से आप एटम बम का उपयोग नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि ये रोक एटॉमिक बम बनाने पे नहीं है, केवल एटॉमिक बम के यूज पे है। अर्गाची साहब के जो करीबी हैं, सलाहकार हैं, उनका बयान आ गया था जब धमकी वाला दौर चल रहा था कि अगर अमेरिका इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम एटॉमिक बम बना लेंगे। और अब ईरान इंटरनेशनल एक अखबार है जो वैसे खामनेई को पसंद नहीं करता है, खामनेई के विरोधी जो लोग हैं उनका अखबार है। उसमें एक खबर यह आई है कि ईरान ने यूएस को एक डील ऑफर की है। यह डील क्या है? यह डील लगभग वही है जो 2015 में हुई थी और ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था तो यह डील अपनी तरफ से उसने कैंसिल कर दी थी और सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया था। इस डील में 3 चरणों की बात है, 3 स्टेप्स की बात है। जो पहला स्टेप होगा उसमें ईरान अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको 3.76% पे पैक कर देगा, यानी नए जो डेवलपमेंट करेगा उसमें 3.76 से ज्यादा नहीं करेगा यूरेनियम को एनरिचमेंट, यानी एटॉमिक बम बनाने की उसके पास क्षमता नहीं रहेगी और बदले में तेल वगैरह के निर्यात पर जो सैंक्शन लगाए हैं अमेरिका ने वो खत्म कर देगा। सेकेंड राउंड ये होगा कि जो हाई लेवल इनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको ये पूरी तरह से खत्म कर देगा और उसके बाद कुछ और सैंक्शन खत्म हो जाएंगे। और आखिरी ये है कि इनके पास हाई लेवल के जो इनरिचमेंट्स हैं जो पहले से हैं उनको ये किसी तीसरी कंट्री को सौंप देगा और इसके बाद ईरान के ऊपर हर तरह का सैंक्शन खत्म हो जाएगा। ये बात कह रहा है ईरान इंटरनेशनल और इसकी खबर जो छपी है वो टाइम्स ऑफ इजराइल जैसे कुछ अखबारों में छपी है। अब ईरान इंटरनेशनल का कहना है कि अंदर के 2 सोर्सेज के सहारे हम ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, ये कितना सही है कितना गलत है अभी इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि जो तीसरे देश को अपना एटॉमिक जो सारा कुछ इन्होंने तैयार किया होगा जिसमें 3.76% से ऊपर इनरिचमेंट होगा वो ट्रांसफर करने की जो बात चल रही है, क्या वो तीसरा मुल्क सऊदी अरबिया है? यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरबिया के प्रिंस के बेटे जो हैं, जो वहां का डिफेंस भी देखते हैं, अभी वो हाल में ईरान गए थे।
कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये जो डील पेश की गई थी उसी के मद्देनजर अमेरिका ने उनको वहां जाने के लिए कहा था कि वहां जाओ, बात करो, ताकि थर्ड स्टेज में इनरिचमेंट वाला जो है, जो 3.76% से ज्यादा इनरिचमेंट है, वो सऊदी अरब में ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर अमेरिका भरोसा कर सकता है। बाकी अखबारों में जो खबर आई है उसमें एक चीज कॉमन है कि ईरान ने यह डिमांड किया है कि जो भी अगर न्यूक्लियर डील होती है उसकी वाटर टाइट गारंटी होनी चाहिए कि अमेरिका उससे पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ट्रंप ने पिछली बार 2015 वाली डील तोड़ दी थी, आगे वो नहीं तोड़ेंगे। मान लीजिए अमेरिका इस समय यह गारंटी दे दे, न्यूक्लियर डील हो जाए, ये अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म कर दें और उसके बाद फिर तोड़ दें, तो क्या करेंगे? यह तो कहीं लिखा नहीं होगा। जो अमेरिका, जो इजराइल यूएन के तमाम सारी चीजों को नहीं मानते हैं, आईसीसी के वारंट को नहीं मानते हैं, आईसीजे को नहीं मानते हैं, वो आपके साथ जो डील होगी उसको परमानेंट कैसे मान लेंगे? ये एक सवाल निश्चित तौर पर होगा। ईरान के जो हुक्मरान हैं उनके सामने वो इस सवाल पर लगातार सोच रहे होंगे। और इस सवाल पर सोचने की एक और वजह है कि आज राइटर्स में यह खबर आई है, राइटर्स ने इस खबर को ब्रेक किया है और कम से कम इजराइल के सारे अखबारों ने छापा है कि इजराइल अभी भी यह सोच रहा है कि डील हो या ना हो, ईरान के ऊपर एक लिमिटेड स्ट्राइक किया जाए, यानी फुल फ्लेज वार ना किया जाए, उसके जो एटॉमिक सेंटर्स हैं उनके ऊपर लिमिटेड स्ट्राइक किया जाए। ईरान ना हुआ हलवा हो गया है कि इजराइल को यह लगता है कि डील हो चाहे ना हो, वो जब चाहे तब अटैक कर सकता है। देखिए, यह खबर भी प्लांटेड है। मैं इस बात को कायदे से कह पा रहा हूं कि यह खबर भी प्लांटेड है। हमला तब तक इजराइल नहीं करेगा जब तक अमेरिका ओके नहीं करेगा, क्योंकि हमला वो करेगा तो जैसे ट्रू प्रॉमिस 2 के समय ईरान ने हमला किया था दोबारा, वैसा ही हमला ईरान भी करेगा, जो इजराइल के लिए बहुत आसान नहीं होगा। और सारी डील के बावजूद अगर हमले होते हैं तो जंग जैसे हालात बन जाएंगे। ये सब जानते हैं, ये समझने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बयान क्यों आ रहे हैं? ये बयान इसलिए आ रहे हैं कि देश के अंदर जब आप जानवर पैदा कर देते हैं, युद्धोन्माद जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी जंग के लिए पागल लोगों को आप पैदा कर देते हैं, तो वो आपसे सवाल पूछते हैं कि तुम ईरान के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप इस तरह की खबरों से उनको थोड़ा खुश करते रहते हैं कि डील हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसके बावजूद अटैक करेंगे। इस तरह की जिंगोइज्म अपने देश के अंदर लगातार फैलाने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट करवाई जाती हैं, लीक करवाई जाती हैं। और नेतन्याहू के ऊपर तो सीधा सीधा आरोप है कि उसने जानबूझकर ऐसी खबरें लीक करवाई जिससे सीज फायर की जो बातचीत है वो पूरी तरह से खतरे में पड़ जाए। उधर एक मजेदार खबर जर्मनी से आई है। जर्मनी से टर्की को, तुर्की ये कहते हैं अब, टर्की को, अर्दोगान को हथियार जाने थे और जर्मनी ने वो हथियार भेजने से मना कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि अर्दोगान ने विपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल छोटी छोटी खबरें आ रही हैं, लेकिन उन खबरों से बहुत साफ समझ में आ रहा है कि अर्दोगान को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। वक्त लग सकता है, लेकिन तैयारी ये शुरू हो गई है और इसके जो अंजाम है, इसका जो परिणाम है, वो सारा कुछ जल्दी ही आपको दिखाई देना और शुरू हो जाएगा। दूसरी खबर हार्वर्ड से आई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ब्राउन यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहां पर एंटी सेमाइटिज्म का आरोप लगाकर लगातार ट्रंप वहां का फंड काटने और उनको सारा कुछ करने के लिए कह रहा है। हार्वर्ड ने साफ साफ कह दिया कि आप हमारा फंड काट लीजिए, लेकिन हम अपना तरीका नहीं बदलेंगे। वहां ग्रेजुएशन सेरेमनी में बच्चे फलस्तीन के झंडे लेकर आराम से नजर आए। ये सारा कुछ चल रहा है। अब हार्वर्ड और ब्राउन के ही यहूदी छात्रों ने कहा है, यहूदी स्टूडेंट्स ने कहा है कि एंटी सेमाइटिज्म को केवल विपनाइज किया जा रहा है, उसका यूज करके फंड काटा जा रहा है। इस चीज का विरोध होना चाहिए। यानी जिन यहूदियों को बचाने की बात कर रहे हैं ट्रंप और जिनकी वजह से पैसे काटने की बात कर रहे हैं, वो अब सामने आके कह रहे हैं कि आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को सिर्फ बंद करना चाहते हैं। देखिए, जो भी तानाशाह होता है वो यूनिवर्सिटीज के बहुत खिलाफ होता है। जेडी वांस कहता है कि प्रोफेसर हमारे दुश्मन हैं, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है। हिटलर के जमाने में आप देखिए तो वो कहता है कि दिमागी तौर पे बहुत नॉलेज देने से कुछ नहीं होगा, लोगों को बहुत ताकतवर बनाना पड़ेगा। और हमारे देश में आप देखेंगे तो जेएनयू के खिलाफ लगातार जहर भरने, फिल्में बनाने, तमाशा करने का अभियान चल रहा है। तो ट्रंप भी बेसिकली सारा पैसा अपने लोगों के पॉकेट में डालना चाहता है, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, इन सब चीजों से पैसा हटाना चाहता है। इसीलिए एंटी सेमाइटिज्म का बहाना बनाकर वो लगातार यूनिवर्सिटियों को
बंद करने और उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। अब अंत में आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाता हूं, वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि गजा का मामला सिर्फ मुसलमानों का मामला है। यह गुड फ्राइडे का यानी जुमे के रोज का ये वीडियो है। गुड फ्राइडे आप जानते हैं कि ईसाई लोगों के अंदर कितना महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। फलस्तीन के ईसाई जो हैं इस गुड फ्राइडे को मना रहे हैं और आप देखिए वहां पर फलस्तीन का झंडा लगा हुआ है। अगर यह सिर्फ मुसलमानों का मामला होता तो फलस्तीन का झंडा लगाकर फलस्तीन के ईसाई गुड फ्राइडे नहीं मना रहे होते। 31 दिसंबर की रात, नए साल की रात पर फलस्तीन के लिए दुआ नहीं कर रहे होते। जिस जगह पर जन्मे थे ईसा मसीह, वहां पर ईसा मसीह को एक फलस्तीनी बच्चे की तरह नहीं दिखा रहे होते। याद रखिए, गजा का मामला सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। हाँ, गजा के अंदर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनके मरने पर हमारे यहाँ भक्तों को बहुत खुशी होती है। ये पिशाच के लक्षण होते हैं। वो दूसरों को मरता, दूसरों का लहू देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन गजा का मामला हक पसंदगी का मामला है। गजा का मामला उनकी आज़ादी का मामला है। एक मुल्क जिसके ऊपर लगातार कब्जा किया गया, जिसको लगातार परेशान किया गया, तबाह किया गया, उस मुल्क की आज़ादी का मसला है। जो ह्यूमन राइट्स बनाए गए थे उनका मसला है। जो जंग के नियम बनाए गए थे उनका मसला है। गजा सिर्फ मुसलमानों का नहीं, गजा इंसानियत का मसला है। और यही वजह है कि हमारे जैसे लोग लगातार गजा की बात करते हैं। वहां पर जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसकी बात करते हैं। आप सोचिए, इजराइल का रक्षा मंत्री कहता है, कॉट्स कहता है कि हम वहां एक भी ट्रक नहीं जाने देंगे इमदाद की। बम गिराया जाता है जिसमें एक 24 साल का फोटो जर्नलिस्ट अपने पूरे परिवार के साथ मारा जाता है। और उसके बाद बेहद बेशर्मी से आईडीएफ कहती है हमने तो हमास को निशाना बनाया था। 2 साल 2 महीने के मासूमों को मारकर ये कहते हैं हमने हमास को निशाना बनाया था। दरअसल ये एक पूरी नस्ल को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वहाँ से ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि इंसानों के लिए, गजा के इंसानों के लिए, गजा की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लगातार सवाल उठाए जाएं। हमारी कोशिश यही होती है। जब से ये जंग शुरू हुई है लगातार मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूं। आपको लगातार मैं कोशिश करता हूं कि वो सच बताऊं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देता है। अगर आपको लगता है कि ये कोशिश ज़रूरी है तो हमारे साथ आइए, इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आप चाहें तो हमारी मदद भी कर सकते हैं। 3 रुपये रोज़ से कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सीधी मदद कर सकते हैं। और ये सब ना कर पाएँ और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।